ये तकरीबन आज से 40 बरस पहले की बात है। मैं उस वक्त एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब किया करता था। पूरा दिन तो मैं कॉलेज में लेक्चर्स देता था और शाम को अपने ही स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाया करता था। शब रोज की मेहनत और काम ने मुझे काफ़ी डिप्रेस्ड कर दिया था। शायद सालों से ही मेरी यही रूटीन चली आ रही थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से उकता गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि एक लंबी छुट्टी लूं और अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज की सैर पे चला जाऊं। लिहाजा आज कॉलेज जाते ही मैंने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। मेरा प्लान ये था कि कम से कम मैं 1 माह तो कोई भी काम ना करूंगा। सो कॉलेज से वापसी पर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले गया था ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं। उस शाम मैंने अपने बीवी बच्चों को बहुत सारा वक्त दिया और शुमाली इलाका जात में सैर करने का प्रोग्राम भी बनाया। अगले ही दिन हम लोग तैयार होकर नारान के लिए निकल पड़े थे। मेरा इरादा अपने दोस्त आशिर के पास रहने का था, क्योंकि आशिर और मैं बचपन से लेकर जवानी तक साथ ही पढ़ते आए थे। उसे शुरू से ही शुमाली इलाका जात की सैरो सियाहत करने का बहुत शौक था। लिहाजा वो यहाँ अपना काम काज छोड़कर काफी सालों से नारान में सेटल हो गया था। तकरीबन 1 दिन रात सफर करने के बाद हम लोग नारान जा पहुंचे। आशिर का घर इंतहाई पुरशुकूह और खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ था। हमें देखते ही जैसे उसके चेहरे पर खुशी सी आ गई थी। ये एक पुरानी तर्जो तमीर पर बना हुआ एक खूबसूरत घर था, जिसके सामने एक नदी बह रही थी। दूर से देखने पर यह घर जैसे कोई पुराना सा किला मालूम होता था। आशिर साहब ने अभी तक शादी न की थी। वो इस मकान में अपने एक नौकर के साथ रहा करता था। उसके ख्याल में शादी करना अभी उसके लिए कबल अज़ वक्त है, लिहाजा वो अभी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। खैर, उस रात हमने बहुत गप्पे लगाई और रात के खाने के बाद सस्ताने के लिए लेट गए। मैं बहुत थका हुआ था। मेरे बीवी बच्चे सो गए थे। उस रात न जाने क्यों मेरे जिस्म में एक बेचैनी सी थी। मैं अपने कमरे से उठा और आशिर के पास चला गया। वहां बैठकर हमने चाय पी और इधर उधर की बातें करने लगे। हमें बैठे हुए अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बाहर के मौसम में अचानक एक तब्दीली सी आ गई। बाहर एकदम तेज हवाएं चलने लगी थी और इस रात की इब्तिदा एक तूफान से हुई थी। जल्द ही आशिर ने तूफान की तेजी का अंदाजा कर लिया और वो अपनी जगह से उठकर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें महसूस हो रहा था कि बाहर की तरफ तूफान मजीद बढ़ता जा रहा है। बस अगले ही लम्हे तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और हवा का शोर इतना था कि मेरे कानों के पर्दे फटने को आ रहे थे। इस आवाज को सुनकर मेरी छोटी बेटी डर कर उठ बैठी थी और मेरी बीवी खौफजदा नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर अपनी बीवी और बेटी को तसल्ली दी कि तूफानी हवाएं और बारिशें यहाँ मामूल की बात है। मेरी ये बात सुनकर अब मेरी बीवी और बेटी कुछ मुतमईन हो गई थी। तकरीबन 1 घंटा तक ये तूफान जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। जैसे ही हवा का शोर बंद हुआ तो अचानक मेरे कानों में एक अजीबो गरीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। मैंने सवालिया नजरों से आशिर की जानिब देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो खुद ही बोल पड़ा, अरे यार आजम, तुम घबराओ नहीं। मेरे घर के पास ईसाइयों का एक पुराना कब्रिस्तान है। ये आवाज अक्सर उसी तरफ से ही आती है। शुरू में मैं भी इन आवाजों से बहुत खौफजदा हुआ करता था, लेकिन अब ये मेरे लिए रूटीन बन चुकी है। उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। आशिर का यह जुमला खत्म होने के बाद ही एक ऐसी खामोशी छाई जिसने मेरी उलझन में मजीद इजाफा कर दिया। माहौल इतना गहरा और खामोश हो चुका था कि बाहर किसी पत्ते के भी सरसराने की आवाज ना आ रही थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अभी कुछ लम्हों पहले तो इतना तेज तूफान था कि हम सब लोग खौफजदा हो गए थे, और एक ही दम में इस कदर गहरा सकूत, इस अनजानी सी कैफियत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं उलझन और घबराहट में उठ खड़ा हुआ और कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर अब भी बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। मैंने खिड़की के नजदीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायजा लिया। अचानक फिजा में एक और चीख गूंजी और उसके साथ ही कई दूसरी आवाजों ने जन्म लिया। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे बहुत सी औरतें किसी की लाश पर बयान कर रही हों। मैंने लपक कर जल्दी से टेबल पर पड़ी हुई टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। आशिर मेरा इरादा भांप चुका था। उसने मुझे पीछे से ही आवाज दी, आजम बैठ जाओ। इतनी रात में उस कब्रिस्तान की जानिब जाना किसी हिमाकत से कम नहीं।
देखो, मैं तो यहाँ सालों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी चीज को नोटिस नहीं किया। आशिर की ये बात सुनकर मैं एक लम्हे को खामोश हो गया। मेरे दिल में इन आवाजों की हकीकत मालूम करने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, सो मैं खुद को रोक ना पाया और कमरे से बाहर निकल गया। आशिर मेरी तबीयत से वाकिफ था, उसे पता था कि मैं रुकने वाला नहीं था, लिहाजा वो भी उठकर मेरे पीछे चला आया था। हम एक ढलान से उतरने के बाद पगडंडी पर नए सफर थे। मैंने आशिर को गहरी नजर से देखा। यार आशिर, मैं इन तोहमात को नहीं मानता हूँ। इतने साल हुए कि तुम यहाँ रह रहे हो, लेकिन तुम्हें आज तक किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं। खैर, परेशान ना हो, आज मैं इन आवाजों का खोज लगा कर रहूंगा। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हम उस कब्रिस्तान के करीब जा पहुंचे थे। इस कब्रिस्तान के बाहर पत्थरों की एक दीवार थी। उस दीवार के साथ चलते चलते आखिरकार हम कब्रिस्तान के मेन गेट पर जा पहुंचे थे। जैसे ही मैंने मेन गेट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो क्या देखता हूँ कि उस पर एक बड़ा सा जंगालूद ताला लगा हुआ था। खैर, हमारे लिए कोई परेशानी की बात न थी। इस कब्रिस्तान की दीवार 3 फीट से ऊंची न थी, लिहाजा हम ये दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। ऐसे ही कब्रिस्तान की जमीन पर मेरा पहला कदम लगा तो वही चीख मुझे दोबारा सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि मेरे जिस्म के बाल खड़े होना शुरू हो गए थे। मैंने एक झुरझुरी सी ली, लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर काबू पा लिया। इस आवाज ने हल्के हल्के अब सिसकियों का रूप धार लिया था। अब हम चलते चलते कब्रिस्तान के वस्त में आ गए थे। अगले ही लम्हे मुझे एक दायरे की शक्ल में एक मुंडेर सी नजर आई। इसके अंदर जमीन के नीचे जाने वाली सीढ़ियां मौजूद थीं। मेरा ख्याल था कि आवाज उस जगह से आ रही है। आशिर ने मेरी जानिब देखते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और मैं समझ गया कि अब हमें सीढ़ियों की तरफ जाना था। बस अगले ही लम्हे हम दोनों बढ़े और नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरने लगे। तकरीबन 15 से 20 सीढ़ियां ही हमने उतरी होंगी कि हमें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। आशिर ने डरते हुए उस दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। मैंने अपनी टार्च जला रखी थी ताकि अंदर का सही जायजा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबद नुमा तहखाना था जिसके वस्त में एक लोहे का बहुत बड़ा ताबूत पड़ा हुआ था। छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर भी लटक रही थी जिसके आखिरी सिरे पर एक डबिया बंधी थी। डबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फीट का फासला था। एक ही नजर में मैंने ये अंदाजा कर लिया कि कमरे की दीवारें बहुत सीधा हो चुकी हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ एक अरसे से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ। हम दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हो गए और ताबूत के नजदीक पहुंच गए और फिर अगले ही लम्हे हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पैर 100 मन के हो गए हैं। हमें अपने आसपास किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस जगह की तो वहां कोई भी मौजूद न था। सांस लेने की ये आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई शख्स घबरा कर दौड़ता हुआ आया और अब डर कर किसी कोने में बैठा हुआ जोर जोर से सांसें ले रहा है। फिर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और एक दिल सोज नस्वानी आवाज हमारे कानों से टकराई। ये एक बहुत जोरदार चीख थी जिससे ये तहखाना गूंज उठा था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर की एक बड़ी सी सिल छत से निकलकर हमारे कदमों के नजदीक आ गिरी थी। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि अगर यही सिल हमारे सर पर आ पड़ती तो उसी वक्त हमारा भेजा निकाल देती। खैर, अभी हम दोनों संभल ना पाए थे कि इसी तरह दूसरा पत्थर छत से नीचे आ गिरा। मैंने जल्दी से आशिर के बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। हमारी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। हम दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे मगर मुंह से कुछ बोल ना पा रहे थे। इसी कैफियत में एक और पत्थर मेरे कंधे से लगता हुआ जमीन पर जा गिरा। बस फिर क्या था, हम दोनों घबराकर दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। जिस दरवाजे को हम चंद मिनट पहले खुला छोड़ाए थे अब वो न सिर्फ बंद था बल्कि इस तरह बंद था जैसे उसे बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी हो। ये भयानक सूरत हाल देखकर हमारे मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। हम इस जमीन दोज कमरे में कैद होकर रह गए थे। चंद मिनट तक छत से इसी तरह पत्थर गिरते रहे और हमारे देखते ही देखते पत्थरों की ये बारिश बंद हो गई। ये देखने के लिए कि छत किस जगह से टूटी हुई है, मैंने टॉर्च की रोशनी छत पर फेंकी और फिर खून मेरी रगों में जम गया। ना तो छत में कोई सुराख था और ना ही कोई पत्थर अब फर्श पर मौजूद था। कमरे के वस्त में ताबूत
उसी तरह से मौजूद था और जंजीर भी उसी तरह ही लटक रही थी। दूसरे ही लम्हे मेरी नजर उस ताबूत पर पड़ी और खराटों की एक आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरी आंखों ने जो अब तक देखा था, जहन उसे मानने को तैयार न था। मैं अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरा वहम है। खराटों की आवाज उस ताबूत से आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस ताबूत का ढक्कन खोलकर जरूर देखना चाहिए। मैं डरता हुआ उस ताबूत के करीब जाने लगा। जैसे ही मैंने ताबूत को छुआ तो इस तहखाने में दोबारा एक दिल खराश नस्वानी चीख बुलंद हुई। मैं अचानक डरकर पीछे हट गया। छत से लटकी हुई जंजीर अब खुद ब खुद हिलने लगी थी। फिर अगले ही लम्हे उस जंजीर से बंधी हुई डिबिया जोर से मेरे सर के साथ टकराई। मेरे मुंह से दर्दनाक चीख निकली, लेकिन मैंने उसे झपट कर दबोच लिया। जैसे ही मैंने उस डिबिया को पकड़ा तो उस तहखाने में किसी मर्द के कहे गूंजने लगे। हमारी हालत उस वक्त देखने के लायक थी। आशिर एक बार फिर दरवाजे की जानिब लपका और उसे पीटने लगा, लेकिन वो भला कहाँ खुलने वाला था। काफी देर तक हम दोनों मदद के लिए चीखते रहे और फिर थक कर दरवाजे के साथ ही बैठ गए। खौफ से हमारा हल्क खुश्क हो रहा था और वो आवाजें थी कि रुकने का नाम न ले रही थी। मैंने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। ये रात के 12 का टाइम था। अचानक उस तहखाने में हल्की हल्की सी रोशनी फैलने लगी और फिर देखते ही देखते इस रोशनी ने एक इंसानी ह्वेले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सर पर एक कदीमी जमाने की टोपी सी थी। चंद मिनट तक ये ह्वेला ताबूत के इर्द गिर्द हरकत करता रहा। हमारी हालत उस वक्त खौफ से किसी मुर्दों की तरह हो गई थी। मैंने घबरा कर आशिर की जानिब देखा तो उसका चेहरा सपाट और बेजान सा हो चुका था और मेरे देखते ही देखते उसका जिस्म ढीला होने लगा और वो फर्श पर गिर गया। उसके मुंह से अब झाग बह रही थी। मैं भी आशिर को होश में लाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक वो ह्वेला मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह से उठा और फिर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन खौफ की वजह से गिरकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उस तहखाने के फर्श पर पड़ा था। इस तहखाने में अब भी अंधेरा था और एक पुरस्रार सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। आशिर अभी तक बेहोश था। मैंने फिर उसे एक बार झंझोड़ा और जोर जोर से उसे पुकारने लगा। अगले ही लम्हे वो अपनी आंखें मलता हुआ उठ बैठा। ये देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस तहखाने में कोई भी पुरस्रार हरकत ना हो रही थी। हमें अब रात वाले सारे मनाजिर याद आ रहे थे। फिर मैंने हिम्मत की और उठकर उस ताबूत के करीब आ गया था। मैंने इतना अंदाजा कर लिया था कि इस तहखाने में जो भी शैतानी ताकत है वो रात के वक्त ही बेदार होती है। लिहाजा यही सोचकर मैंने ताबूत को खोलने का फैसला किया था। मैंने जल्दी जल्दी ताबूत का ढक्कन उतारा। आशिर सहमा हुआ मेरे कंधे से चिपका हुआ था। मैंने जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया तो आशिर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। इस ताबूत में एक लाश पड़ी हुई थी। लाश क्या, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि ये हड्डियों का एक ढांचा था। सिर्फ खोपड़ी ही अपनी असली हालत में मौजूद थी, जबकि पसलियां और हाथ की हड्डियां राख बन चुकी थी। मैंने हंसते हुए ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया, क्योंकि कॉलेज की लैब में ऐसे कई ढांचे हमारे पास पड़े हुए थे। अचानक ही मेरी नजर तहखाने के दरवाजे पर जा पड़ी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी उठी और हम दोनों दरवाजे की तरफ भागे। बाहर हर तरफ सुनहरी धूप फैल चुकी थी और दरवाजे के करीब मकबरे की दीवार पर एक पत्थर सा लगा था। इस पत्थर पर किसी का नाम लिखा हुआ था, जो बहुत ही बड़े हरूफ में कंदा था, शाकान खान। ये शाकान इतना बदकार और खबीस था कि गांव वालों ने दूसरे सरदार की मदद लेकर इसको इसके पूरे खानदान समेत कत्ल करवा दिया था। तब जाकर उन लोगों ने उसके जुल्म से निजात पाई। खैर, जब हम वापस मकान पर पहुंचे तो इस वक्त दिन के 10 बज रहे थे और मेरी बीवी किसी दीवानी मखलूक की तरह घर के सहन में मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाई और मैं हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। क्या हुआ? मैंने घबराकर उसे मुखातिब किया। ये आपके बालों में क्या है? वो अचानक चिल्लाई। मैंने जैसे ही अपने सर पर हाथ फेरा तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस ना हुआ। आपके बाल सफेद हो चुके हैं। वो दोबारा चीखी और मैं घबराकर कमरे की जानिब बढ़ा। मैं फौरन ही आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरे सर के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। मैंने हड़बड़ाकर आशिर की जानिब देखा।
लेकिन उसके सर में तो कोई भी बाल सफ़ेद ना हुआ था। आशिर भी इंतहाई हैरत के आलम में मेरी जानिब देख रहा था। आज़म, तुमने वो ताबूत का ढक्कन खोला था। मुझे लगता है कि उस ताबूत वाली रूह ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अब वो तुमसे इंतकाम ज़रूर लेगी। आशिर घबराए हुए लहजे में बोला। हम तीनों एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। फिर जैसे मेरी बीवी ने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ थे रात आप लोग? हम लोग कितना परेशान हुए, आपको कितना ढूंढा, लेकिन मैं उसे कोई जवाब ना दे पाया। मैं ना चाहता था कि मेरी बीवी को किसी बात का इल्म हो, क्योंकि अगर मैं उसे तमाम हकीकत बता देता तो वो घबरा जाती। लिहाजा मैंने चुप में ही आफियत जानी और खामोशी से बैठा रहा। मैं दिल ही दिल में उस ताबूत वाली रूह से डर चुका था। मैं नहीं चाहता था कि उस रूह का राज फाश होकर फैले और वाकई वो मुझसे इंतकाम लेने पर उतर आए। मैं हैरान था कि सिर्फ एक रात के अंदर ही मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे। रात वाले तमाम मनाजिर एक फिल्म की तरह मेरी नज़रों के सामने चल रहे थे। बस मैंने अपनी बीवी बच्चों को वापस लिया और घर की जानिब रवाना हो गया। एक हफ्ते के बाद मैंने अपनी छुट्टी खुद ही ख़त्म करा दी थी ताकि कॉलेज में मसरूफ़ होकर इन तमाम वाक़यात को भुला पाऊँ। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम पुराने वाक़यात को भूलने लगा। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने घर में बैठा हुआ चाय पी रहा था। अचानक मेरी 6 साला बेटी बिस्तर से उठी और बालाई कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने उसे देखते हुए दिल में सोचा कि शायद वो अपने खिलौनों से खेलने के लिए उस तरफ जा रही है। काफ़ी देर तक मैं उसके वापस आने का इंतज़ार करता रहा, मगर वो वापस ना आई। मैंने फ़ौरन ही अपनी बीवी को उसे देखने के लिए कहा। मेरे कहने पर मेरी बीवी उठी और ऊपर बलाई कमरे की तरफ चली गई। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो दीवानों की तरह सीढ़ियां उतरती हुई मेरे पास आई। वो बहुत खौफजदा थी। अजी सुनते हैं, मैं ऊपर पूरा कमरा देख आई हूँ, लेकिन मुझे मुन्नी कहीं भी नजर नहीं आई। ये सुनकर मैं भी पागलों की तरह कमरे की जानिब बढ़ा, लेकिन मुन्नी कमरे में मौजूद न थी। कमरे की तमाम खिड़कियां अंदर से बंद थीं। मैंने और मेरी बीवी ने मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुन्नी का कहीं पता न चला। हमने मोहल्ले और पड़ोसियों में भी खूब ढूंढा, लेकिन मुन्नी तो जैसे कहीं अचानक से गायब हो गई थी। फिर मैंने थाने में रपट जमा कराई और मुन्नी का हुलिया बनाकर पूरे शहर में नशर कर दिया। उस रात हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही बोझल दिल के साथ सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नींद न आ रही थी। मैंने अपने बिस्तर पर अभी करवट ही ली थी कि अचानक मुन्नी के रोने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं फौरन अपने बिस्तर से उछल पड़ा और नंगे पैर ही भागता हुआ छत वाले कमरे की जानिब बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, वैसे वैसे मुन्नी के रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। मैंने एकदम जोर से कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरत से क्या देखता हूँ, कमरे में कहीं भी मुन्नी मौजूद ना थी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ अभी भी मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरी नज़र मुन्नी के खिलौनों वाली अलमारी पर पड़ी। मेरे जहन को हैरत का एक शदीद झटका लगा। मैंने जैसे ही वो अलमारी खोली तो मुन्नी उस अलमारी में बैठी बेतहाशा रो रही थी। मैंने लपक कर उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी नन्ही सी जान 2 दिन से इस अलमारी में बंद थी और हमें खबर ना हुई। हम दोनों मियाँ बीवी बार बार एक दूसरे को कोस रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे के अंदर खौफनाक कहकहे गूंजने लगे और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। खौफनाक चीख दोबारा हमारे कानों से टकराई। मैं मुन्नी को लेकर नीचे की जानिब भागा और सीधा अपने कमरे में आ गया। मेरी बीवी ने जल्दी से कमरे की अलमारी खोली और उसमें से कुरान पाक बाहर निकाला। वो कुरान पाक लेकर दौड़ती हुई हमारे पास आई और फौरन उसे मुन्नी के सर पर रख दिया। जैसे ही मैंने कुरान मुन्नी के सर पर रखा तो उसने अचानक रोना बंद कर दिया। वो पुरसकून हो चुकी थी और मेरी भी घबराहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। अगली सुबह ही हमने अपने घर के पास रहने वाले एक कामिल से राब्ता किया। उसने चंद तावीज़ात और पानी दम करके हमें घर में छिड़काव करने के लिए दिया। ये अमल हमें 40 दिन तक करना था, लिहाजा हमने इसमें कोताही न बरती और मुसलसल 40 रोज़ तक उस पानी को अपने घर में बराबर छिड़कते रहे। फिर एक दिन शाम के वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वही आमिल मुझे अपने सामने खड़ा मुस्कुराता नजर आया। शाह साहब, आप मेरे घर कैसे आ गए? मैंने सवालिया नज़रों से
انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے قدم بڑھایا اور سیدھا میرے گھر داخل ہو گئے۔ انہوں نے عجیب نظروں سے میرے گھر کی در و دیوار کی جانب دیکھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک ان پر یہی کیفیت طاری رہی اور اگلے لمحے وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، وہ ایک بہت ہی بھیانک بدروح تھی اور تقریباً 2 صدیوں سے وہ اس تابوت میں قید تھی۔ شاید وہ بدروح کسی بہت ہی ظالم انسان کی تھی جسے کسی عالم نے اس قبرستان کے تہہ خانے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ بس شاہ صاحب کی یہ بات سن کر میں نے انہیں شمالی علاقہ جات سیر پہ جانے والی ساری کہانی سنا دی۔ ان کا اندازہ بالکل ٹھیک ہی تھا۔ یہ بدروح اسی ظالم شاکان خان کی تھی جو اس تابوت میں بند تھی۔ میں اگر اس رات اس تابوت سے ڈھکن نہ ہٹاتا تو شاید وہ آزاد نہ ہوتی۔ خیر، اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ شاہ صاحب نے میری بات تسلی سے سنی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ چلتے چلتے کمرے سے باہر آئے اور میرے گھر کے صحن میں چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک لکڑی میرے ہاتھ میں تھمائی اور مجھے ان کے اطراف میں ایک دائرہ کرنے کا کہا۔ میں نے فوراً ہی ان کی بات سمجھتے ہوئے ان کے گرد ایک حصار کر دیا اور وہ اپنی آنکھیں موند کر منہ ہی منہ میں پڑھائی کرنے لگے۔ ابھی ان کو پڑھائی کرتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مانو بھونچال سا آ گیا۔ زمین زور زور سے ہلنے لگی تھی اور میرے گھر کے در و دیوار جیسے لرز رہے تھے۔ ہم لوگ خوف زدہ ہوئے بس شاہ صاحب کو دیکھے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میری بیوی اور منی سہمے ہوئے مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حق اور سچ کی ایک جنگ سی چل رہی ہو۔ کافی دیر تک یہی کیفیت طاری رہی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھونچال بند ہو گیا۔ شاہ صاحب نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ اس حصار سے باہر آ گئے تھے۔ بیٹا، میری ایک تنبیہ یاد رکھنا، آئندہ تم کبھی بھی اس بچی کو شمالی علاقہ جات کی طرف لے کر نہ جاؤ گے، نہیں تو وہ بدروح دوبارہ سے تمہارے اس گھر پر ڈیرے ڈال لے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تمہارے گھر سے دور کیا ہے۔ بے شک اللہ کی کلام بہت برحق ہے۔ پھر انہوں نے چند تعویذ لکھ کر ہمارے گلے میں پہنا دیے۔ مانو اس دن کے بعد تو جیسے میرے گھر میں ایک سکون سا ہو گیا تھا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے میرے دوست عاشر کا ملازم بولا۔ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی آواز میں تھا۔ اعظم صاحب، عاشر صاحب کی موت ہو گئی ہے، اس نے روتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا۔ میرے دماغ کو اچانک حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ عاشر تو بالکل نوجوان اور ایک ہٹا کٹا انسان تھا، لیکن اچانک اس کی موت کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے پوچھنے پر اس ملازم نے بتایا کہ کل رات دیر گئے تک اس مسیحی قبرستان سے خوفناک آوازیں آتی رہیں۔ نہ جانے عاشر صاحب کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھے اور گھر سے نکل گئے۔ میں نے انہیں بہت روکا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے قبرستان تک تو ان کا پیچھا کیا، لیکن پھر خوف سے واپس لوٹ آیا اور سیدھا تھانے چلا گیا۔ میں پولیس والوں کے ساتھ مل کر پوری رات اس قبرستان میں عاشر صاحب کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہ ملے۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو ہمیں ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ میں اور چند سپاہی جب اس تہہ خانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں عاشر صاحب کی لاش دیکھی۔ ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ان کی لاش جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی انہیں پتھروں سے مارتا رہا ہو۔ بس اتنا کہہ کر اس ملازم نے کال کاٹ دی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا پیارا دوست اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، شاید میرے قبرستان جانے کی وجہ سے عاشر آج اس دنیا میں موجود نہ تھا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔